धन्यवाद मुख्यमंत्री, आपके समय के लिए धन्यवाद। आप 2 साल कर रहे हैं इस बार, आई थिंक इस महीने ही 2 साल पूरे कर रहे हैं। ये 2 साल का कार्यकाल के बारे में थोड़ा शुरुआत में बताइए, कैसा रहा? बहुत ही एकदम समय आपकी जिंदगी भी और छत्तीसगढ़ की जिंदगी में भी, आप बताएं जरा के बारे में। देखिए, इन 2 वर्षों में 17 दिसंबर 2018 को हम लोगों ने सरकार बनाई, और उसके बाद आप देखेंगे लोकसभा चुनाव हुआ, फिर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नगर निगम के इलेक्शन हुए, फिर पंचायतों के इलेक्शन हुए, और 3 आपके इस बीच में उपचुनाव हुए। उसके बाद ही पिछले साल बजट सत्र हम लोग तैयारी कर ही रहे थे, विधानसभा चल रहा था कि कोविड-19 का वैश्विक बीमारी पूरी दुनिया को घेर लिया। इस बीच में भी जहां कोविड-19 के लड़ाई भी लड़ना था, और जो हम लोगों ने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा भी करना था, तो इस दिशा में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। सबसे पहले काम तो ये है, किसानों से हमने कहा था कि हम आपकी ऋण माफ़ी करेंगे, वो हमने पूरी तरह से कर दिया। फिर हमने कहा था कि आपके धान 25 रुपये क्विंटल में खरीदी करेंगे, वो भी हमने खरीदा। उसके बाद 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा करने पूरे प्रदेश भर के जो घरेलू उपभोक्ता है उसको भी हमने कर दिया। टाटा के लिए जो जमीन ली गई थी बस्तर में 4200 एकड़ जमीन, उसे हमने वापस करने की बात कही थी। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में अकेला उदाहरण होगा जो 1700 किसानों की 4200 एकड़ जमीन वापस की गई। वहीं लघु वनोपज, हमारे यहाँ आपको पता है कि 40% भूभाग है वो जंगल है, और वहाँ लाखों परिवार हमारे हैं जो लघु वनोपज पर उनके जीवन आधारित रहता है, अर्थव्यवस्था आधारित। तो ऐसी स्थिति में जहाँ 7 लघु वनोपज खरीदी हो रही थी, वहाँ 52 लघु वनोपज हम लोग खरीदी व्यवस्था की। और साथ ही तेंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनता है, उससे हम लोगों ने 2500 प्रतिमाना बोरा था, उसको 4000 प्रतिमाना बोरा जैसे हमने खरीदे। तो हमारे जो मुख्य रूप से जो फोकस था कि कैसे व्यक्ति को हम इम्पावर करें, कैसे व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत करें। तो इस दिशा में हमारी सरकार काम करना शुरू किया, और उसका परिणाम ये हुआ जहाँ किसान समृद्ध लघु वनोपज के माध्यम से आदिवासियों को हमने आर्थिक रूप से उनको ताकतवर बनाया। वहीं मनरेगा में देखें, जब देश में पूरा लॉकडाउन था, वैसे में 25 लाख से अधिक मजदूर हमारे यहाँ काम कर रहे थे। तो उसका असर ये हुआ पिछले 2 साल से पूरे देश में जहाँ मंदी का असर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। चाहे वो कृषि के क्षेत्र में देखें, चाहे लघु वनोपज के क्षेत्र में देखें, साथ ही उसके साथ आप टेक्सटाइल में देख लें, ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लें, चाहे आप सराफा में देख लें, चाहे रियल एस्टेट में देखें, छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुई है, कहीं कोई घटा नहीं है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ सुदृढ़ हुआ है। और सितंबर महीने के, अभी 2020 के यदि सितंबर महीने के आप जीएसटी देखें तो हम लोग दूसरे स्थान पे थे पूरे देश भर में, और अक्टूबर में पूरे देश भर में हमारा स्थान प्रथम रहा है। तो जीएसटी कलेक्शन के माध्यम से पता चलता है कि हमारे प्रदेश में व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कैसे चल रहे हैं। तो आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा से आप काफी सफलता, काफी उपलब्धियां आपकी हुई है जी। और मैं आपका ध्यान एक विशेष सेक्टर पे आकर्षित करना चाहूंगा, वो है पर्यटन। 1 साल पर्यटन आपको बढ़ावा करने का मौका मिला 2019, लेकिन 2020 महामारी के कारण, अतिमारी के कारण शायद खास पर्यटन को आगे नहीं बढ़ा पाए। सो अब क्या देखते हैं, किस आपकी उपलब्धियां पर्यटन के क्षेत्र में 2 सालों का कैसा रहा है, अगर थोड़ा बताएं। देखिए, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ प्रदेश है, लैंड लॉक स्टेट है, 44% जंगल है, मैंने पहले बताया। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में जंगल की कोई कमी नहीं है। यहाँ के पहाड़, खूबसूरत पहाड़, यहाँ के नदी नाले बहुत खूबसूरत है। उसी प्रकार से हमारे जो कल्चर है वो बहुत रिच है। 5000 साल पुराना हमारा नाट्यशाला है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे हमने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले जो 32% हमारे आदिवासी रहते हैं, तो हमने राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी नृत्य महोत्सव 3 दिन का किया। और न केवल पूरे देश भर के विभिन्न राज्यों के 29 राज्यों के टीम आई थी, बल्कि 6 देशों के भी
विदेशी हमारी टीम भी यहाँ सम्मिलित हुए थे और इतना ज़बरदस्त उसका प्रचार प्रसार हुआ था और हजारों की तादाद में कलाकार और दर्शक आए थे। तो हमने जो आदिवासी ट्राइबल कल्चर है उसे बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने एक काम किया था, उसी माध्यम से पर्यटन भी हमारा बढ़ता। लेकिन अब कोरोना के कारण से इस साल हम लोग वो आयोजन कर नहीं पाए। पिछले साल ही हम लोगों ने 3 दिन का यूथ फेस्टिवल किया था। अच्छा। हजारों की तादाद में हमारे नौजवान युवक युवती यहाँ उपस्थित हुए थे। तो ये 2 बड़े कदम हमने उठाए थे ताकि धीरे से ये पर्यटन हमारा खुले। और इसी बीच में छत्तीसगढ़ के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है उसको हम लोग चिन्हांकित किया, उसे डेवलप करने का काम हमारा निरंतर चल रहा है। और इस बीच हमारे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि नालंदा के बाद सबसे बड़ा बौद्ध मॉन्यूमेंट यहाँ है, 10 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। हम लोग उसे इंटरनेशनल स्तर पे उसको स्थापित करने के इंटरनेशनल टूरिस्ट के हिसाब से भी उसको डेवलप कर रहे हैं। वहीं राम वनगमन पथ के बहुत सारे उस समय के लोक मान्यता भी है और सारी चीज़ें स्थापित है, उनको भी हम लोग डेवलप करने के लिए काम किया है। राम वनगमन पथ का भी, बौद्ध टूरिस्ट का भी और हमारे ट्राइबल जो कल्चर है उसे बढ़ावा देने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ हमारी छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसे हम लोगों ने, यह हरेली है, तीज है, कर्मा जयंती है, विश्व आदिवासी दिवस है, इन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने शासकीय तौर पे खूब इसको कार्यक्रम किया है ताकि लोग आकर्षित हों। तो इस प्रकार से टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म तैयार है, लेकिन कोरोना महामारी कारण से हाँ जी आगे बढ़ मैं मानता हूँ कोरोना महामारी का एक तो इम्पैक्ट होगा ही। बस्तर दशहरा, बस्तर लोकोत्सव बहुत ही अच्छे यहाँ के पुराने मतलब उत्सव रहे हैं और काफी संस्कृति को बढ़ाया है। 2021 में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये उत्सव और बाकी जो आप चीज करते हैं इसका किस तरह का रहेगा प्रारूप 2021 में, कैसा लगता है आपको? उसके लिए भी हमारी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। शासन पिछले समय भी सरकारें थी और वो जो राशि उपलब्ध कराते थे उस पेमेंट भी नहीं हो पाता था वहाँ और उसके लिए भटकते रहते थे। हम लोगों ने उसे पुराने पेमेंट सब खत्म करके नए ढंग से काम शुरू किया। स्थानीय जो सांसद है उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है और उसको किस प्रकार से और उसको बढ़ाया जा सके, वो पारंपरिक जो दशहरा है उसको ध्यान में रखते हुए, उन परंपराओं को निर्वहन करते हुए हमको पर्यटन को किस प्रकार से हम और उसको विकसित कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, उस दिशा में हमारी सरकार सोच भी रही है और कार्यक्रम भी बनाए और आगे भी बढ़ रहे हैं। आपने अभी भी बोला, आपने कहा 32% आदिवासी आबादी है। हम जानते हैं वहाँ 45% वनों की भी, मतलब उनका वनों का भी स्प्रेड आउट है, ऑलमोस्ट आधे छत्तीसगढ़ पे ही। इसमें पर्यावरण, जातीय तो नेचर ट्रेल, नेचर टूरिज्म तो होएगा ही, एडवेंचर और सांस्कृतिक पर्यटन। सांस्कृतिक तो आपने कहा, एडवेंचर पर्यटन का भी बहुत स्कोप है। आपने सीटीपी का गठन भी किया, तो इन सब का जो नोन सर्कल्स है, जैसा कि आप सांस्कृतिक की आप बात किए हैं, आदिवासी नृत्य और कला की बात किए हैं, इसके आगे बढ़ के इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म और सीटीबी का रोल इस प्रसंग में जरा बताएं। देखिए, पिछले साल हम लोगों ने सरगुजा के जो जसपुर जिला है वहाँ बहुत खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण है, वहाँ पहाड़ भी हैं, जंगल भी है, नदियाँ भी है और इसलिए हम लोग जसपुर महोत्सव मनाए थे 3 दिन का, जिसमें एडवेंचर बहुत सारी टीम आई थी, जिसमें पैराग्लाइडिंग वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित किया गया था और बहुत लोग एंजॉय किए थे। बाहर के भी लोग आए थे और वहाँ के लोग भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। तो अलग अलग क्षेत्र में जो चीज़ें हैं उसको हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी अब सरगुजा संभाग आप चल दें छत्तीसगढ़ के उत्तर में, तो आपको वहाँ के टेम्परेचर अभी 2 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ। तो यदि तापमान के दृष्टिकोण से देखें तो हिमालय के बाद जैसे सतपुड़ा को सबसे ऊंची पहाड़ी बोलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में वो छत्तीसगढ़ में। अब इन सब चीज़ों को हमको मानचित्र में लाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, वहाँ ट्रैकिंग के लिए भी और पर्यटन के हिसाब से भी। अभी आप पूरे सरगुजा संभाग में चल दें तो पूरे जो पहाड़ी इलाका है वो खूबसूरत ताऊ के फूलों से और सरसों के फूलों से भरा पड़ा है। तो यदि अब चूंकि पर्यटक कोई आ नहीं पा रहे हैं कोरोना के कारण से, नहीं तो ये सब चीज एक सप्ताह के लिए कोई पर्यटक आते तो पूरा
वो ये दौरा करते इस ठीक चीज है, भी वो देखते। हम समझते हैं कि कोरोना कारण से अभी थोड़ी तकलीफ होंगी, लेकिन अगर आपके पॉलिसीज और प्लान सही रहे और ठीक ठाक रहे, अगले साल बहुत फर्क होगा। हिमालय प्रखंड में, हिमालय रेंजेस में भूटान, नेपाल और भारत तीनों में ही ये एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म का काफी फायदा हुआ है। जो आपने अभी रेंजेस के बारे में बताया, इसका काफी फायदा हुआ है, और हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ इस दिशा में आगे और कदम बढ़ा भी सकता है, और इनकम इससे भी दे माने राष्ट्र राज्य को काफी रेवेन्यू भी हो सकता है इससे। जी बिल्कुल सही। चंपारण मेला, चंपारण मेला के बारे में क्या आपका सोच है, जो अभी आने वाली है, आने वाला है, मतलब इसकी बात चल रही है, सारे प्रिपरेशन हो रहा है, तो क्या इस प्रकरण के बारे में क्या बताएंगे? बिल्कुल सही बात है। यहाँ वल्लभाचार्य जी के जन्म स्थल है और इस कारण से गुजरात के बहुत सारे लोग आते हैं। उन लोग धर्मशाला भी बनाए हुए हैं, वहाँ बहुत प्राचीन शिव मंदिर भी है और उसका वल्लभाचार्य जी के प्राकृतिक स्थल भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको भी उस सर्किट से जोड़ें, रायपुर से बहुत नज़दीक है। तो इस हम लोगों को बढ़ावा देने के लिए हमने इसके प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि, और जो स्थानीय विधायक है, बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, और उसको हमने कहा कि इसको किस प्रकार से और बढ़ाया जा सकता है, आकर्षक बनाया जा सकता है, जिससे पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो सकें। तो हमने वो जिम्मेदारी दे रखी है और ओके, जो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड है वो अपना काम भी कर रही है। राइट। आपने बोर्ड के बारे में बताया। देखिए, कोई भी टूरिज्म एक ब्रांडिंग भी उसका एक पार्ट होता है। ब्रांडिंग में किस तरह से पोजीशनिंग की जाए, जैसे भारत को इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है, कई और ट्रूली एशिया, मलेशिया को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के लिए फुल ऑफ सरप्राइजेस, ये बहुत दिन से ये पोजीशनिंग रहा है। ये पोजीशनिंग, ये ब्रांडिंग कहाँ तक सफल हुआ? क्या इसके साथ कुछ और आप जोड़ना चाहेंगे आगे चलते हुए? कोई नया ब्रांडिंग लाना चाहेंगे? थोड़ा इस पर अगर गौर करें। देखिए, पिछले दिनों की स्थिति ये थी कि छत्तीसगढ़ को नक्सलियों का प्रदेश कहा जाता था कि एकदम छत्तीसगढ़ एकदम सही। के क्या रेलवे स्टेशन में उतरे, बस स्टैंड में उतरे या फिर एयरपोर्ट से उतरे और तुरंत नक्सली घर तक पहुंचेंगे। लेकिन इन 2 वर्षों में ये स्थिति बदली है। हाँ, तो हमने जहाँ किसानों के हित में काम किया, आदिवासियों के हित में काम किया और एक वातावरण बनाने की कोशिश की, लोगों को विश्वास मिल गया। अब पर्यटन की दिशा में हम लोगों को काम करना होगा और निश्चित रूप से ये एरिया पूरा छत्तीसगढ़, पहले तो बस्तर के नाम से जाना जाता था। बस्तर में बहुत सारे लोग पहले आते थे, लेकिन नक्सली घटना कारण से पर्यटक आना बंद हुए। लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ जो है, कुटुम्बसर गुफा और चित्रकूट वाटरफॉल के अलावा भी बहुत ऐसे सैकड़ों स्थान हैं जहाँ देखा जा सकता है, जहाँ एक एक सप्ताह बिताया जा सकता है। तो उस प्रकार की सबसे पहली बात है कि हम यात्रियों की सुविधा के का ध्यान हम रखते हुए डेवलप करेंगे, तो निश्चित राइट। रूप से लाभ मिलेगा। क्योंकि यात्री आएंगे, यदि कुछ सुविधा नहीं मिली तो फिर हाँ, यात्री आएंगे क्यों? कैसे? तो हाँ, इसलिए राइट। वो सारी सुविधाएं हम डेवलप कर रहे हैं और उसी साथ साथ प्रचार प्रसार भी करेंगे। और ये आप लोगों की तरफ से यदि सुझाव जिस प्रकार से आता है, निश्चित रूप से भी हमने कोई जरूर। नामकरण तो दिया नहीं है, अच्छा, इसमें हमारी ठीक है। कोशिश होगी कि उस प्रकार से कोई आकर्षक कोई नाम सामने आए तो उसे हम शामिल करें और पूरे ग्रेट। देश और दुनिया के सामने इस बात को रखें। क्योंकि आप एक नए सिरे से कर रहे हैं, नए तरीके से कर रहे हैं, और एक नेगेटिव इमेज से पॉजिटिव इमेज की तरफ ले जा रहे हैं, तो शायद एक और पोजीशनिंग सोची जा सकती है। अच्छा, जी कोरोना महामारी जहां तक भी हो, अगले साल मतलब 2021 में हम इस पे कंट्रोल, इस पे अपना ग्रिप आ ही जाएगा, वैक्सीनेशन आ भी रहा है। इस जगह में खड़े होकर पर्यटन की अर्थनीति और सामग्रिक राज्य की अर्थनीति, इसको पटरी में लाने के लिए, क्योंकि आगे भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन तो रहेंगे, थोड़े रिस्ट्रिक्शन तो रहेंगे, यानी जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड, ब्लेंडेड, या फिजिकल और डिजिटल दोनों एक साथ मिलके, तो ऐसी जगह में किस तरह आप इकोनॉमी को पटरी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और पर्यटन को 2021 में बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ अगर आप उस पर थोड़ा गौर करें तो। कोरोना महामारी में बहुत सारे सेक्टर हैं वो प्रभावित हुए हैं। उसमें एक सेक्टर है पर्यटन। एकदम। और होटल पूरी तरह से बंद हो गए थे, ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद हो गए थे और इस सेक्टर को बहुत भारी नुकसान का झेलना पड़ा है। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है। मैं समझता हूँ कि कोरोना के साथ जीने की आदत लोगों को पड़ गई है। हाँ, हो रही है। पहले जो भय था वो खत्म हो रहा है और बचाव के जो उपाय हैं उसको लगातार लोग अपना भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसके साथ साथ वैक्सीनेशन जब आएगा तब आएगा, उसके कितने मात्रा में आएगा, कब आएगा, कितने किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, एक अलग विषय है।
लेकिन अब कोरोना के साथ जीने की आदत पड़ गई है हमारे। देखिए विधानसभा इस कोरोना महामारी में हम लोगों ने बजट सत्र भी किया, उसके बाद पावर सत्र भी किया, विशेष सत्र का आयोजन किया, अभी विंटर सेशन भी हमारा चल रहा है। एकदम यहाँ तक अभी इस परिस्थिति में हम संचालित कर रहे हैं। तो वैसी ही सारी चीजों की गतिविधियां भी धीरे धीरे अब वो सब रास्ते खुलते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पर्यटन की दिशा में भी लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन सावधानी के साथ। राइट। आपने बहुत अच्छी तरह से सांस्कृतिक पर्यटन की बात की और आखिरी में कुछ हद तक आपने प्राकृतिक पर्यटन और एडवेंचर पर्यटन की भी बात की। एक और पर्यटन होता है बिजनेस टूरिज्म, कॉर्पोरेट पर्यटन। बिजनेस के लिए आते हैं जब लोग, जैसा आईआईएम रायपुर में जब कॉन्वोकेशन होता है काफी लोग आते हैं फॉर एग्जांपल। तो कॉर्पोरेट टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आपकी सोच क्या है, थोड़ा अगर इस पे गौर करें। देखिए हम लोगों तो जो उद्योग नीति 2019 हमने लाया है, हाँ जी। तो हमको बहुत सारे लोग इन्वेस्टर मीट करते हैं, शहरों में देशों में जाके रोड शो करते हैं, हमको उसकी जरूरत नहीं पड़े। और अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिनों में 103 से अधिक एमयू हो चुके हैं और 42,000 करोड़ के एमयू हमने किया है। बहुत सारे जो उद्योग हैं वो यहाँ आ रहे हैं और उसी हिसाब से लोग जब आएंगे तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, हम लोग हमारी कोशिश भी होगी उस प्रकार से। हाँ, इनफैक्ट ये ज्यादा सही है। बड़े अन्य देशों में जाके, बड़े शहरों में ना करके, अगर आप इन्वेस्टर्स को और बिजनेस लीडर्स को अपने ही राज्य में इनवाइट करें और उन्हीं जगहों में अधिकतर ले जाए जहां पे उनका उद्योग लग सकता है, तो वो ज्यादा मीनिंगफुल भी है। एक तरह से कॉर्पोरेट बिजनेस भी, बिजनेस टूरिज्म भी आगे बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी आगे बढ़ेंगे। आई थिंक दैट्स अ बेटर आइडिया जी। अच्छा, आखिरी में हमारे सुनने वाले आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े इवेंट्स या बड़ी जो एक्टिविटीज होते हैं, रोड शोज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत हद तक इस साल इस पे धक्का आया, यद्यपि डिजिटली ई मोड पे हो रहा है, लेकिन पहले से काफी धक्का आया। आप उनके लिए क्या सजेशन देंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी और छत्तीसगढ़ के विशेष चरित्र को ध्यान में रखते हुए इवेंट्स, फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए किस तरह का प्रयास, किस तरह की तैयारी वो करे 2021 के लिए, इस पे अगर आप आखिरी में बताएं। देखिए हमारे पास इको टूरिज्म भी इको टूरिज्म भी है, वहीं जो सांस्कृतिक हमारे टूरिज्म के हिसाब से किया जा सकता है, और मतलब हर प्रकार के आप एडवेंचर के भी। तो ये प्रदेश, आपको ये बताऊं कि पूरे देश के सबसे भौगोलिक दृष्टिकोण से 9वां बड़ा राज्य है। मतलब तमिलनाडु से भौगोलिक दृष्टिकोण से हम बड़े हैं, काफी बड़े हैं। अच्छा। और यहाँ सारी संभावनाएं हैं। और हाँ, ये और आपको ये पूरा क्षेत्र बिल्कुल जो भी टूरिज्म में लोग जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए ये बिल्कुल नया क्षेत्र होगा। मतलब पूरे देश और दुनिया के लिए अछूता जैसा है, जैसे हमारे यहाँ अबूझमाड़ कहते हैं ना, तो उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी टूरिज्म के हिसाब से बिल्कुल अछूता है। यदि इसमें जो भी नया काम करना चाहें तो उसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ खाली पड़ा हुआ है। तो जितने भी इस प्रकार से जो प्रोफेशनली काम करते हैं वो आए, और हमारे तरफ छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जितनी भी सुविधा हो सकती है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें, ताकि हमारे प्रदेश में हर प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। लोग आए यहाँ, छत्तीसगढ़ के जनजीवन को समझें, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के जीवन को समझें, छत्तीसगढ़ के यहाँ के जो कल्चर है, बहुत रिच कल्चर है, 5000 साल पुराना हमारा नाट्यशाला है, तो उन सबको जाने समझे। प्राकृतिक रूप से इतनी खूबसूरत है कि आप मतलब आप शिमला से, दून से और दूसरे जगहों से तुलना करेंगे तो वो भी आप सब कुछ चीज यहाँ मिलेगा, लेकिन नई चीज मिलेगी। वेरी नाइस। मैं सभी कम से कम जो लोग इस दिशा में, इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा वो आए, छत्तीसगढ़ पहले देखें, तब तो अपने जो लोग हैं उसको बता पाएंगे, अपने ग्राहकों को बता पाएंगे, अपने लोगों को बता पाएंगे। तो पहले वो आए और हम पूरा छत्तीसगढ़ घुमा के दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आपका न्योता जरूर, ये लोग इस पर गौर करेंगे और आएंगे। आप बोलते बोलते एक बहुत अच्छी बात की, अछूता सौंदर्य, अनटच्ड ब्यूटी, दिस इटसेल्फ कैन बी ए गुड पोजीशनिंग। भारत का अछूता सौंदर्य प्रदेश,
मतलब इट्स अ स्टेट ऑफ अनटच्ड ब्यूटी, अनसीन ब्यूटी, दैट इटसेल्फ कैन बी अ ग्रेट थिंग। बहुत अच्छी बात कही, इस पे हम लोग और गौर करेंगे, आगे बात भी करेंगे। जाते जाते ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बहुत बड़े कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर अगले साल, यद्यपि ये कोरोना महामारी के बाद, अगर ये लोग जैसा आपने बोला नाट्यशाला है तो नाट्य महोत्सव करे, या कोई कॉन्सर्ट करे, बड़ा सा प्रोग्राम करे जिसमें हजारों लोगों की तादाद में पार्टिसिपेशन की गुंजाइश हो, सरकार की तरफ से आप क्या सपोर्ट दे पाएंगे या किस तरह के मतलब सजेशन देंगे? हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि वो कार्यक्रम आयोजित करे, उसके पहले मैं उनको निमंत्रण देना चाहूँगा। जितने भी इवेंट इस प्रकार से आयोजन करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहूँगा कि वो आएँ, और उसके बाद वो पूरा दौरा कर लें, 15 दिन, महीने दिन देख लें यहाँ कौन सा और किया जा सकता है। हमारे अधिकारियों से बात कर लें, हमारे और जो साथी जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनसे चर्चा करके फिर एक मिलजुल के कार्यक्रम बनाएं, और फिर उसका बड़ा से बड़ा आयोजन करें। पिछले साल जैसे हमने कहा ना, आदिवासी नृत्य महोत्सव हमने किया, हजारों लोग, 29 प्रदेश के लोग यहाँ आए थे। अब लद्दाख से लेके आपके दमन दीव तक के हिंदुस्तान के लोग आए थे। वहीं आपके दूसरे देश के लोग भी यहाँ आए थे, जिसमें युगांडा के हैं, बेलारूस के हैं, और थाईलैंड के हैं, बहुत सारे देश के लोग, 6 देश के लोग यहाँ आए थे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आने के बाद और स्थिति दूर से देखने या दूर से समझने में कठिनाई होती है, लेकिन जब आप जमीन में आके देखते हैं तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, आए छत्तीसगढ़। यहाँ हम आपको रुकवाएंगे, दौरा भी कराएंगे, भोजन भी कराएंगे, छत्तीसगढ़िया भी खाना खिलाएंगे आपको, यहाँ के सारे कार्यक्रम दिखाएंगे और फिर प्रोग्राम बनाएंगे। बहुत ये जो प्रोग्राम आज कांग्रीगेशंस 2020, ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मीडिया इवेंट एफएक्यूज द्वारा किया जा रहा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे इवेंट एफएक्यूज के एडिटर और बाकी जो मैनेजमेंट है कि जो आपका ये न्योता है, इस न्योता के बेस पे एक्चुअली एक्शन किया जाए, केवल एक इंटरव्यू के लिए नहीं, केवल एक भाषण के लिए नहीं, एक्चुअली एक्ट टू एक्शन, माने इससे गो टू एक्शन एक तरफ बने, और आपका न्योता को स्वीकार कर एक छोटी टीम आए और 5-7 दिन वक्त जितना वो लोग दे पाए बिताए, घूमे और चर्चा करे आपके ऑफिशियल्स के साथ और आपके साथ भी। बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से पर्यटन, इकोलॉजी, एडवेंचर, सीटीबी और किस तरह से अगले साल इसको हम पटरी में ला सकते हैं उस विषय में, और इवेंट इंडस्ट्री को न्योता देकर आगे बढ़ने के लिए जो आपने रखी बातें, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हम यहीं पे इस बात को खत्म करते हैं। नमस्ते। जी नमस्कार। थैंक यू।